हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों को घटना चक्र परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों का वेलकम है आज के हमारे इस सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में द पॉइंटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से जितने भी दोस्त हैं हमारे सारे लोग एक बार सेशन में जुड़ जाइए, लाइव हो जाइए, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए डियर सारे दोस्तों के बीच में। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा टेस्ट सेशन। चलिए, घटना चक्र के याद रखिएगा जो आपकी मासिक संकलन आती है डियर, इस मासिक संकलन से संबंधित आपका ये सेशन है जो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये क्लास आपकी डेली रात में 8 बजे प्रीमायर होती है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 8 बजे डेली आप लोग जुड़ा कीजिए और जो भी आपको क्वेश्चन उसमें पूछा गया हो उसका आंसर आप लोग जरूर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में आज का हमारा सेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखिएगा इस द पॉइंटर से संबंधित आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो सेशन है काफ़ी विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें सारे पॉइंट को, हर एक क्षेत्र को कवर करने की कोशिश की गई है, ताकि आपके एग्जाम में आने वाले एक भी क्वेश्चन ऐसे ना दिखें जो लगा हो कि आपने पढ़ा ही नहीं है। हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करेंगे अगर आप द पॉइंटर की इस क्लास को लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन इसी के साथ में डियर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत और कौन से देश की सरकार ने लिथियम कोबाल्ट खनिज संसाधनों के संयुक्त अन्वेषण के लिए समझौता किया है? सबसे पहले तो ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा कि कौन से खनिज के लिए ये समझौता किया गया है। कौन से खनिज के लिए समझौता किया गया है? तो लिथियम और कोबाल्ट के लिए। ठीक है, लिथियम और कोबाल्ट के लिए ये समझौता किया गया है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों खनिज, क्योंकि इनके नाम आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से किन खनिजों के लिए समझौता किया गया है। ठीक है, और कौन से देश के साथ में ये समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये आपका लिथियम और आपके कोबाल्ट के लिए समझौता किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो संयुक्त अन्वेषण के लिए कितने मिलियन डॉलर निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है? तो टोटल $6 मिलियन की, 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें डियर, तो ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इस ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है। ऑस्ट्रेलिया के इस समय कैपिटल कौन है? इस समय आपकी जो ऑस्ट्रेलिया है डियर, यहाँ पर उत्सुत कुएं के साक्ष्य मिलते हैं, याद रखिएगा। उत्सुत कुएं के साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? ज्यादातर इसके साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा आप देखेंगे एशिया का अगर मैप जो देखेंगे तो एशिया के मैप से नीचे बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने लिथियम कोबाल्ट खनिज के लिए भारत के साथ समझौता किया है। इस बार अभी जो आपके यूएई में वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था उसको भी किसने जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, और ये 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता इसमें जताई गई है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा डियर? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहक ऑनबोर्डिंग को डिजिटाइज करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहक ऑनबोर्डिंग के लिए डिजिटाइज करने के लिए एक प्रकार से किसके साथ में समझौता किया है डियर? तो डिजिटाइज कस्टमर ऑफ यहाँ पर ऑनबोर्डिंग जो है ये किसके साथ समझौता हुआ है? तो ये क्विक आईडी के साथ में समझौता किया गया है। किसके साथ में? क्विक आईडी के साथ में। ये समझौते का उद्देश्य क्या है डियर? इसका जो आपका समझौता किया गया है डिजिटाइज कस्टमर ऑनबोर्डिंग, इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा पूरे भारत में ग्राहकों को निर्बाध ऑनबोर्डिंग और कुशल डिजिटल सुविधाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। यानी डिजिटल माध्यम से सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रमाण, एक प्रकार से आज के समय में अगर आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन का महत्व बढ़ता जा रहा है। समय समय पर सारी चीज़ों को डिजिटल किया जा रहा है, और इसीलिए इस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को सारी चीज़ों को डिजिटल प्रोवाइड करने के लिए ये आपका समझौता किया है क्विक आईडी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है
अगला हमारा क्या है कि हाल ही में उद्योग का पहला डिजिटल रूप से सक्षम पुरस्कार आधारित कार्यक्रम, जिसका नाम क्या है, वॉलेट। इसका नाम क्या डियर, वॉल्ट इसका नाम है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये नाम याद रखिएगा कि किसके द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है HDFC एर्गो के द्वारा डियर। किसके द्वारा, HDFC एर्गो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। HDFC बैंक की अगर हम बात करें डियर, 1994 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी, जब हमारे देश में 1992 में पहले यहाँ पर एक प्रकार से प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत की गई थी। उसी के बाद प्राइवेट बैंकों को खोलने की श्रृंखला शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये समझौता किसने किया है, तो HDFC एर्गो ने समझौता किया है इसका। और वॉलेट जो है इसका प्रोग्राम क्या है, तो ये एक प्रकार का एक ग्राहक जुड़ाव आधारित सदस्यता कार्यक्रम है आपका वॉलेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो है 11वां महानिदेशक किसे बनाया गया है। 11वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया डियर, तो उनका नाम है गिलबर्ट होंगोबो इसका नाम है, जो टोंगो देश के हैं। कहाँ के हैं, टोगो के हैं। 11वें महानिदेशक बनाए गए हैं ILO के। ILO की अगर हम बात करें डियर, इसकी स्थापना की गई थी 1919 में। ठीक है, 1919 में ILO यानी एक प्रकार से आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी और इसके 11वें महानिदेशक बनाए गए हैं गिलबर्ट होंगोबो को, जो टोगो देश के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, जो इसके गिलबर्ट होंगोबो हैं, इन्होंने किसका स्थान लिया है, किसके स्थान पर इनको चुना गया है, यानी इसके पहले इसके महानिदेशक कौन है, तो उनका नाम था गाय राइडर। क्या नाम है, गाय राइडर जो है यूनाइटेड किंगडम के हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी जिसकी कैपिटल क्या है, लंदन। ठीक है, लंदन जिसकी कैपिटल है यूनाइटेड किंगडम, यहीं पर जो है यहीं के हैं गाय राइडर, जिनके स्थान पर नए जो महानिदेशक बने हैं उनका नाम है गिलबर्ट होंगोबो। इसका मुख्यालय क्या है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, अभी आपको हमने बताया। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। याद रखिए, कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन आपके जिनेवा में है। और स्विट्जरलैंड को दुनिया की क्या कही जाती है, स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को दुनिया के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है गोवा के नए मुख्यमंत्री। हमें पता है अभी हाल ही में आपके 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं डियर। कौन कौन से राज्यों में, तो सबसे पहले पंजाब में, उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद गोवा में और इधर आपका मेघालय में। इन सारे राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। और गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसके पहले भी प्रमोद सावंत थे और नए मुख्यमंत्री जब चुनाव के बाद फिर से मुख्यमंत्री का चयन किया गया है, तो फिर से नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है प्रमोद सावंत ने। ठीक है, मनोहर पर्रिकर के डेथ के बाद जब से आप ये पोस्ट खाली हुई थी, तब से इस पद पर बने हुए हैं प्रमोद सावंत जी। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और इन सभी राज्यों से संबंधित जो चुनाव हैं, इनसे आपके एग्जाम में याद रखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है। आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आना अनिवार्य है। इसलिए आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि ये पॉइंट को ध्यान से सारे लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इन 5 राज्यों के चुनाव के बारे में, जहां पर यहाँ आपके पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जिसने 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीटों पर कब्जा किया है और भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उसी तरह से उत्तराखंड में यहाँ पर बीजेपी, इन चारों राज्यों में जो है बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। सारी चीज़ों को याद रखिएगा, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा इन सभी जगह पर अपनी सरकार बनाई गई है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनके मुख्यमंत्री कौन कहाँ पर बना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको होना जरूरी है। ठीक है, तो प्रमोद सावंत जो हैं गोवा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला हमारा पॉइंट है, हाल ही में मारुति सुजुकी के नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है डियर। किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पर सुजुकी की बात की जा रही है। मारुति सुजुकी की नया जो है प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है, तो उनका नाम है हिसाशी टैकुची है।
ठीक है। हिसाशी टैकुची को बनाया गया है नया प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दिल्ली के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। अभी हाल ही में दिल्ली में बजट पेश किया गया है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है डियर। तो ये बजट पेश किया गया है 75,800 करोड़ रुपए का। कितना? 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है दिल्ली की सरकार के द्वारा। और जब फरवरी की बात करें तो फरवरी में हमारे देश में भी केंद्रीय बजट घोषित किया गया है लगभग 39 लाख करोड़ रुपए का 39 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है हमारे देश में लाया गया था। इस बार याद रखिएगा लगभग 39 करोड़, यहाँ पर 39 लाख करोड़ का, और ये दिल्ली का बजट है 75,800 करोड़ रुपए। ठीक है। वर्तमान में दिल्ली के राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम है अनिल बैजल, यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। यहीं आपके दिल्ली में डियर हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ पर है? इसी दिल्ली में है राष्ट्रपति भवन। यहीं पर हमारा संसद भवन है, याद रखिएगा। संसद भवन कहाँ पर है? तो वो दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ पर है? तो इंडिया गेट जो है दिल्ली में है। लाल किला कहाँ पर है? तो ये भी आपका दिल्ली में है। सारे पॉइंट ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में है लाल किला। उसके अलावा अगर हम अपने ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो दिल्ली में ही भारत की पहली मस्जिद जिसका नाम था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी, वो दिल्ली में ही है। और दिल्ली में ही आपका कुतुब मीनार की स्थापना करवाई गई थी जिसका संबंध 3 शासकों से लगाया जाता है। कुतुब मीनार की स्थापना, ठीक है, कुतुब मीनार की स्थापना डियर 3 शासकों का योगदान है इसमें। आपके कुतुबुद्दीन ऐबक पहले स्थान पर हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उसके अलावा इल्तुतमिश के द्वारा जो है इल्तुतमिश के द्वारा इसके 3 मंजिला बिल्डिंग को पूरा किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसमें अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। इस प्रकार 3 शासकों से संबंधित है ये आपकी बिल्डिंग, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सारे आपके जो यहाँ के स्ट्रक्चर हैं ये सारी आपकी दिल्ली में स्थित हैं। और राज्यपाल हैं अनिल बैजल, अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में घोषित किया गया था। कब बनाया गया था डियर? 1911 में घोषित किया गया था और 1912 में बनाया गया था जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इसी दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन जो 1950 में किया गया था उसे भी रद्द किया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा पॉइंट क्या है डियर? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर भारत ने किस देश के साथ हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया है डियर, याद रखिएगा। हाइब्रिड पावर प्लांट, ये वही देशों के साथ उन्होंने समझौता किया है जो पूरी तरह से बिक चुका है, जो इसमें पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, जिसने अपने आप को एक प्रकार से कंगाल देश घोषित कर दिया है। और सारे देशों का जितने भी उसने कर्ज लिए हैं, जितने भी बैंकों से उसने कर्ज लिए हैं, सबको कर्ज चुकाने से उसने मना कर दिया है। और उसी के साथ ये समझौता हुआ है हाइब्रिड पावर प्लांट की। उसका नाम क्या है डियर? तो उसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका उसका नाम है जिसको संचालित करते हैं 2 भाई। ठीक है, गोटबाया राजपक्षे यहाँ के हेड हैं इस समय, याद रखिएगा। दोनों भाई महिंद्रा राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे के द्वारा इस श्रीलंका को शासित किया जाता है एक प्रकार से। और ये श्रीलंका जो है इसकी कैपिटल क्या है? तो जयवर्धनपुरम कोट्टे। ठीक है, जयवर्धनपुरम कोट्टे जो है इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा इसकी पहले कैपिटल क्या थी? तो कोलंबो थी इसकी कैपिटल, कोलंबो। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। विधायी कैपिटल जो है जयवर्धनपुरम कोट्टे है, न्यायिक कैपिटल कोलंबो है श्रीलंका की। और ये जो आपके हाइब्रिड पावर प्लांट हैं ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? हाइब्रिड पावर प्लांट तो इनको स्थापित किया जाएगा श्रीलंका के जाफना में। ठीक है, श्रीलंका के जाफना में ये आपके हाइब्रिड पावर प्लांट को स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, श्रीलंका में अभी हाल ही में आपातकाल लगा है। कौन सा आपातकाल? तो यहाँ पर वित्तीय आपातकाल। कौन सा डियर? वित्तीय आपातकाल है, यानी एक प्रकार से खाने के लाले पड़े हैं श्रीलंका में, किसी को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। सारे देशों के कर्ज को उसने देने से मना कर दिया है एक प्रकार से।
यहाँ पर हालत बहुत ख़राब है, कई सारी जगह दंगे हो रहे हैं क्योंकि लोग परेशान हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। और ये हालात वैसे ही आ रहे हैं जैसे एक बार जिम्बाब्वे में हुए थे, जैसे मैं यहाँ पर वेनेजुएला में हुए थे, जब लोग बैग में पैसे लेकर जाते थे और हाथ में समोसे लेकर आते थे, इतनी महंगाई बढ़ गई थी वहाँ पर। कुछ ऐसे ही हालात दिख रहे हैं श्रीलंका में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है डियर? तो ये मनाया जाता है 31 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च को मनाया जाता है। मार्च के महीने में हमने आपको कई सारे दिवस के बारे में डिस्कस किया था जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डियर, जिनमें आपके 20 मार्च को हमने आपको बताया था कि आपका प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च को ही गौरैया दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को वन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है आपका एक प्रकार से विश्व जल दिवस, और 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 24 मार्च को आपका टीबी दिवस मनाया जाता है, और ये आपका है 31 मार्च 31 मार्च, जिसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है किस राज्य में कैदियों को व्यक्तिगत ऋण देने की घोषणा की गई थी? ये तो हमने कल डिस्कस भी किया था शायद, ये आपका महाराष्ट्र में किया गया था डियर। कहां पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का विजेता कौन बना है? तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो विजेता बना है उसका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। कौन है डियर? मैक्स वर्स्टैपेन उनका नाम है, याद रखिएगा। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स के विजेता जो बने हैं, आपके जितने भी ग्रैंड प्रिक्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं डियर, याद रखिएगा। किसी न किसी ग्रैंड प्रिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, वो चाहे मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता हो या फिर किसी दूसरे खिलाड़ी ने जीता हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके ग्रैंड प्रिक्स होते हैं उनको ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा एक अलग से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। नेक्स्ट हमारा है सॉफ्टवेयर फास्टर को किस देश में लॉन्च किया गया है? सॉफ्टवेयर फास्टर को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारत में। किसमें? भारत। किसमें लॉन्च किया गया है? भारत में लॉन्च किया गया है। और फास्टर आपके एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये जो फास्टर सॉफ्टवेयर है ये क्यों यूज किया जाता है या किसके लिए लॉन्च किया गया है? कई बार आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, सॉफ्टवेयर फास्टर को। और ये जो फास्टर है आपका सॉफ्टवेयर, ये किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? ये पहले भी लॉन्च किया जा चुका था, लेकिन इसके नए संस्करण को, नए प्रारूप को फिर से लॉन्च किया गया है, जिसको हमारे मुख्य न्यायाधीश जो हैं, जिनका नाम है NV रमणा साहब, ठीक है, यहाँ पर NV रमणा के द्वारा जो है, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका काम क्या है फास्टर का? तो जितने भी हमारे देश में फैसले लंबित पड़े हुए हैं उन सारी चीज़ों पर तेज गति से कार्य करना और जानकारियों को लोगों तक आसानी से और फास्ट तरीके से पहुंचाने का कार्य इससे किया जाएगा, इस फास्टर प्रारूप से। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा मुख्य न्यायाधीश के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जिनका नाम है NV रमणा। सुप्रीम कोर्ट से आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं डियर, तो याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो 124 से शुरू होकर के 148 नंबर आर्टिकल तक हमारा सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। 124 से लेकर के 148 तक उल्लेख किया गया है, जिनमें आर्टिकल 124 जो है इसमें कई सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की गठन कैसे, योग्यताएं क्या होती हैं, उनकी नियुक्तियां कैसे की जाती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 124 में। उसके अलावा आर्टिकल 125, आर्टिकल 126, आर्टिकल 127, इन सारे आर्टिकल में एक प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है कि अगर कोई न्यायाधीश है जो तदर्थ न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कैसे होगी, अगर कोई न्यायाधीश है जो पहले से रिटायरमेंट ले चुका है उसकी पुनः नियुक्ति करनी है किसी पद पर तो कैसे की जाएगी। इन सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 125 में, आर्टिकल 126 में और आर्टिकल 127 में। आर्टिकल 129 में डियर आपके अभिलेख न्यायालय के रूप में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख किस में किया गया है? तो आर्टिकल 129 में किया गया है। और ये क्वेश्चन आपका आर्टिकल 129
कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट 143 के तहत जो है डियर राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट को सलाह भी दे सकता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। 143 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जो है डियर 5 प्रकार के रिट भी जारी करता है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित किसी दिन टाइम मिलता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे इन सारे आर्टिकल के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस दिन टाइम मिलता है इन सारे आर्टिकल के बारे में, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये सारे पॉइंट याद रखिएगा जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आपके आर्टिकल 130 के ऊपर जितने भी आपके आर्टिकल हैं 130 से लेकर के लगभग 137 तक, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को दर्शाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत किस किस प्रकार से अधिकार है, जो अपीलीय अधिकार है या अलग अलग प्रकार के अधिकारों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और न्यायमूर्ति हमारे जो इस समय एनवी रमणा है, उन्हीं के द्वारा फास्टर को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर डियर। अगला हमारा क्या है, किस कंपनी के द्वारा भारत में स्टार्टअप्स के लिए संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 की घोषणा की गई है? किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है डियर? तो उसका नाम है अमेजन इंडिया के द्वारा। ठीक है, अमेजन इंडिया के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस किस वैश्विक संस्था के द्वारा समर्थित है? तो ये समर्थित किया गया है किसके द्वारा डियर? वैश्विक यानी आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी डियर। इस कहाँ पर इसका मुख्यालय है? तो वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। वॉशिंगटन डीसी कहाँ पर है? यूएस में है, यानी अमेरिका में है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जो पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, पोटोमैक नदी के किनारे है, याद रखिएगा। और अमेरिका के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन, उन्हीं के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में, ये पॉइंट याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर 1945 में। ठीक है, विश्व बैंक, इसी के द्वारा जो है आपका राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस नाम की एक जो है शुरुआत की गई है विश्व बैंक के द्वारा। एक प्रकार से ये जो है एमएसएमई को जो है बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई। एमएसएमई का मतलब होता है जो लघु मध्यम उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्या है डियर? कौन से बैंक के द्वारा सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण किया गया है? तो ये कल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। किसके द्वारा किया गया है? तो एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा है लोकसभा के द्वारा किस शहर के 3 नगर निगमों को एक इकाई में विलय करने के लिए विधेयक पारित किया गया है? कौन से शहर के 3 नगर निगम, यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा, 3 नगर निगम को एक इकाई में विलय कर दिया गया है। और ये कहां पर किया गया है? दिल्ली, जो हमारे देश की कैपिटल है और साथ में एक यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, इसी के 3 नगर निगम को एक इकाई के रूप में विलय किया गया है। एक विधायक इसमें, इसी के द्वारा जो है हमारे लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया है। लोकसभा की अगर हम बात करें डियर, तो इसे जो है हमारे संसद में जो है इसी को निचला सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निचला सदन या निम्न सदन कहा जाता है इसी आपके लोकसभा को, जिसमें इस समय लगभग 552 सीटें होती थी, लेकिन अब ये जो 2 सीटें हैं इनको हटा दिया गया है, 550 सीटें बची हैं। लोकसभा का जो चुनाव इस बार हुआ था वो लगभग 543 सीटों पर हुआ था, याद रखिएगा। जो 2019 में हुआ था चुनाव, 2019 के चुनाव में 543 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, 543 सीटें भरी गई थी लोकसभा में। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में जो है आपके लोकसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि दिल्ली के 3 नगर निगमों को एक इकाई में विलय कर दिया गया है। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के सीटों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा में उत्तर प्रदेश के सीटों की कुल संख्या कितनी है डियर? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित, क्योंकि हम सभी यूपी में हैं, तो यूपी में अगर हम बात करें, सबसे पहले लोकसभा, राज्यसभा,
विधानसभा और विधान परिषद, ये चार आपके यहाँ पर हैं। लोकसभा में टोटल सीटें यूपी से कितनी हैं, तो लोकसभा में है टोटल 80। राज्यसभा में कितनी हैं, 31 हैं। विधानसभा में कितनी हैं, तो 403। और विधान परिषद में कितनी हैं, तो 100 हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रूप में यहाँ पर बात की जा रही है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रूप में कार्यभार संभाला है डॉक्टर एस राजू ने। और ये आपका भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI का जो मुख्यालय है ये है कहाँ पर, तो ये है कोलकाता में। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की कैपिटल भी है, याद रखिएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल भी है कोलकाता, और ममता दीदी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं कोलकाता की, ठीक है। यहीं पर आपकी एक नदी है जिसको कहते हैं दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन आज के समय में इसको विकसित कर दिया गया है दामोदर नदी को, और इसका योगदान वहाँ की कृषि में, वहाँ के आसपास के उद्योगों में काफ़ी ज़्यादा है दामोदर नदी का, ठीक है। चलिए तो आंसर हो जाएगा कोलकाता हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हमारा है भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर वर्चुअली हस्ताक्षर किए हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है किस देश के विदेश मंत्री भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे। तो जैसा कि आपको हमने बताया था, इस समय पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है, यानी दुनिया का हर देश इस समय भारत आना चाहता है डियर, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर कहाँ के जो हैं विदेश मंत्री भारत आए हैं, तो उनका नाम है रशिया के। क्योंकि हर देश इस समय भारत आना चाहता है, वो चाहे रशिया हो, नेपाल हो, चाइना हो, अमेरिका हो, हर देश के लोग भारत आ चुके हैं, हर देश के विदेश मंत्री या फिर वहाँ के हेड जो हैं भारत पहुँच चुके हैं, और ये हैं रशिया के। रशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है डियर, उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन जो है रशिया के राष्ट्रपति हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश है, फर्स्ट नंबर है एरिया में, एरिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया है। इसकी कैपिटल क्या है डियर, मास्को इसकी कैपिटल है, और यहीं पर एक नदी भी है जिसका नाम है मास्कोवा नदी, ठीक है, मास्कोवा नदी। और इसी रशिया और भारत के सहयोग से एक मिसाइल बनती है जिसका नाम है ब्रह्मोस, ब्रह्मोस मिसाइल। और ये जो है रशिया की जो मास्कोवा नदी है और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है, इन दोनों नदियों को मिला करके इसका नाम रखा गया है मास्कोवा नदी का। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा रशिया से संबंधित। और रशिया ने इस समय चढ़ाई करके रखी है यूक्रेन के ऊपर, ठीक है, यूक्रेन के ऊपर, जिसके 2014 में इसके एक पार्ट को जो है रशिया ने कब्जा कर लिया था, और इसी वजह से इसको जो है G8 के मेंबरशिप से हटा दिया गया था। आइए जानते हैं रूस के वो विदेश मंत्री कौन हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की है डियर। भारत की यात्रा करने वाले उन विदेश मंत्री का नाम क्या है, तो उनका नाम है सर्गेई लावरोव। क्या नाम है डियर, उनका नाम है सर्गेई लावरोव, जो रशिया के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गौरांग का निधन हो गया, और वो किस राज्य से संबंधित हैं, कौन से राज्य से संबंधित हैं डियर, तो उनका संबंध है सिक्किम से, ठीक है। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है, याद रखिएगा, जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो प्रेम तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के, ठीक है। भारत का 22वां राज्य बना था जब इसकी स्थापना हो रही थी। भारत का 22वां राज्य कौन सा बना था, सिक्किम बना था। और इस प्रकार से बीबी गौरांग जो हैं ये सिक्किम के हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं सिक्किम के। नेक्स्ट हमारा है ये सिक्किम के कौन से मुख्यमंत्री थे, तो ये सिक्किम में क्रम से जो है तीसरे क्रम के मुख्यमंत्री थे डियर, याद रखिएगा सिक्किम के। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर किस नदी से भगवान विष्णु की, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा, किस नदी से भगवान विष्णु की 3 सिरों वाली एक मूर्ति बरामद हुई है भगवान विष्णु की, क्योंकि ये एक प्रकार से आपके ऐतिहासिक साक्ष्यों से संबंधित है, पुरातत्वों से, ठीक है। तो भगवान विष्णु की 3 सिरों वाली मूर्ति कहाँ से बरामद हुई है, किस नदी से, तो उसका नाम है झेलम नदी।
कौन सा डियर? झेलम नदी उसका नाम है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, झेलम नदी को एंशिएंट में किस नाम से जाना जाता था? झेलम नदी को एंशिएंट में किस नाम से जाना जाता था? जल्दी से आंसर बताइएगा। जिस तरह से रावी, जो आपकी रावी नदी है उसको पारुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था, सतलज को सतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था, उसी प्रकार से झेलम को किस नाम से जाना जाता था? जल्दी से कमेंट में सारे लोगों के आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये जो मूर्ति है किस शताब्दी की है? तो ये इसका संबंध है 9वीं सदी से। और किसने भारतीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है डियर? तो उनका नाम क्या है? एन मारिया एमटी उनका नाम है। ठीक है, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण किसने जीता है? तो एम मारिया एमटी ने जीत लिया है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अगला हमारा पॉइंट है डियर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की यात्रा की है? कौन सी देश की यात्रा पर गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद? और ये पहले राष्ट्रपति बने हैं उस देश में जाने वाले, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है डियर। तो उनका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ये पहला, एक प्रकार से पहले राष्ट्रपति बने हैं रामनाथ कोविंद जी, जिन्होंने तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति इस समय राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है सरदार बर्दी मोहम्मद दोब, इनका नाम है। और यहाँ की कैपिटल क्या है? तो अशखाबाद है। ठीक है, अशखाबाद यहाँ की कैपिटल है, याद रखिएगा अशखाबाद। ठीक है, अशखाबाद जो है कैपिटल है किसकी? तुर्कमेनिस्तान की। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आज के सेशन में, जितनी भी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन से देश के प्रधानमंत्री 3 दिनों की विदेश यात्रा पर भारत आए हुए हैं? तो अभी हमने कल डिस्कस किया था इनके बारे में। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो 3 दिनों की यात्रा पर थे भारत के, और उन्होंने बिहार से नेपाल के लिए एक रेलवे लिंक का भी उद्घाटन के एक प्रकार से समझौता भी किया है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे कार्यभार सौंपा गया है? तो उनका नाम है विकास कुमार। ठीक है, DMRC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं डियर? तो उनका नाम है विकास कुमार, जिन्हें DMRC का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। और किस नियामक संस्था ने मंथन नाम की एक आइडियाथॉन लॉन्च किया है? किस नाम से डियर? तो मंथन के नाम से आइडियाथॉन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। सेबी होती क्या है? तो सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ये स्थापित किया गया था 1992 में। ठीक है, 1992 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप लोग कमेंट में आंसर करके बताइएगा। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट में आंसर आना चाहिए आप सभी लोगों का, याद रखिएगा। सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी और इसी के बाद जो है पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हमारे देश में हो चुकी थी। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें, अगला हमारा जो पॉइंट है डियर, नेक्स्ट हमारा है कि सेबी के वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? तो उनका नाम है माधवीपुरी बुच, जो है उनका नाम है, जो इस समय सेबी के वर्तमान चेयरपर्सन है। और अगला हमारा है, भारत ने कौन से देश के साथ रक्षा क्षेत्र में समझौता किया है? रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में समझौता किया है, तो उसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। UAE के साथ समझौता किया है डियर, याद रखिएगा। UAE की बात करें तो हमारा जो 2 सालों से IPL हो रहा था कोरोना के कारण 2020 और 2021 में, वो UAE में आयोजित किया गया था। उसके अलावा जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप का आयोजन भी इस बार कहाँ पर हुआ था? UAE में किया गया था। कई सारे गेम जो है उनका आयोजन UAE में हुआ था। और आपका जो अभी हाल ही में एक प्रकार से दुनिया की काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण बिल्डिंग, दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग का निर्माण भी UAE में ही किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज दुबई एआईन की उद्घाटन भी दुबई में हुआ है, यानी आपके UAE में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात। और अभी हाल ही में जो है संयुक्त अरब अमीरात को, UAE को FATF के द्वारा जो है एक प्रकार से ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। और UAE वो देश है जो NDB में मेंबर के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। NDB में मेंबर के रूप में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो UAE है। टोटल 9 मेंबर हो चुके हैं इस समय NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक
जिसकी स्थापना की गई थी ब्रिक्स देशों के द्वारा, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, यह समझौता किन कंपनियों के मध्य किया गया है? तो इस समझौते को किया गया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड और तवाजुन आर्थिक परिषद के बीच में। ये जो तवाजुन है ये किस देश की एक प्रकार से कंपनी है? तो यूएई की है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, किसको महिंद्रा मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एंथनी हेरेडिया को। और किस कंपनी ने राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस नेशनल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त किया है? तो उसका नाम है फिनमैप। ठीक है, क्या नाम है डियर? फिनमैप उसका नाम है। वी आर अबाउट टू फिनिश आवर सेशन डियर। जल्दी से अब जितने भी लोग हमारे साथ हैं एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। जितने भी आपके दोस्त हैं सबको इनवाइट कीजिएगा डियर सेशन में, क्योंकि ये जो सेशन है आपकी सफलता का सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि घटना चक्र की ये पहल आपको आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगी। जो आपने ठान के रखा है उसमें पूरा सहयोग प्रदान करेगी घटना चक्र। तो एक बार आप सभी लोग जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और जिन्होंने घटना चक्र का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है डियर उसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको सारी चीज़ों की जानकारी, सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स, सारे नोट्स आपको वहां से आसानी से मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर से अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फ्रेंड।